नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। इस पाठ के लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी हैं। बच्चों, अब हम चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी है। इनका जन्म 1906 ईस्वी, जन्मभूमि मुजफ्फरगढ़ जो अब पाकिस्तान में है बच्चों। इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी को हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों न्याय की रात, देव और मानव। अब हम आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी भाषा हिंदी प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार हैं। चंद्रगुप्त जी का हिंदी में विशेष योगदान रहा है। चंद्रगुप्त जी ने सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं को अपने साहित्य में उतारा था। अन्य जानकारी। चंद्रगुप्त की कहानी और नाटकों दोनों में ही वातावरण के अनुकूल भाषा का आपने प्रयोग किया है। कहीं कहीं नाटकों में गुप्त जी की निरी सामाजिक भाषा खटकती है, लेकिन ऐसे स्थान बहुत कम हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। तो छात्रों, पाठ पर चलने से पहले अब हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर एक ही व्यक्ति का नाम है। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई है। जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय सांस्कृतिक के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगादृष्टा थे। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांगाल गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। छात्रों, चलो अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। मुझे मतलब लेखक को कहाँ जाना था? शांति निकेतन। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। कार्यक्रम अर्थात समारोह, यानी कि वहाँ पर एक साहित्यिक समारोह होने वाला था। मैं बहुत ही उल्सित था। उल्सित यानी आनंदित, खुश, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। अर्थात बच्चों, लेखक को बहुत खुशी थी। वह लेखक बहुत आनंदित थे क्योंकि जो समारोह देखने लेखक वहाँ पर गए थे, उसकी अध्यक्षता गुरुदेव कर रहे थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अर्थात बच्चों, एक दिन निश्चित करके लेखक और उनके जो साहित्यिक कार्यक्रम के कार्यकर्ता थे, वो सब शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। कहाँ से रवाना हुए? कोलकाता से। तो कोलकाता से रवाना हुए और शांति निकेतन के लिए। और लेखक के अनुसार लगभग 1 दर्जन लोग थे। 1 दर्जन यानी कि 12 लोगों का समूह, 12 लोगों का दल। तो वहाँ पे 12 लोग जो हैं हिंदी से जो संबंधित थे, जो हिंदी से जुड़े हुए थे, वो शांति निकेतन पहुँचे। जब वो शांति निकेतन पहुँचे तब उन्हें सुंदर अतिथि भवन में
ठहराया गया। भवन यानी इमारत, अतिथि यानी मेहमान, यानी इन मेहमानों को कहाँ ठहराया गया, कहाँ रखा गया? एक सुंदर इमारत के अंदर। अब हम कुछ शब्दार्थ को भी देखते चलेंगे। इस पद्यांश से जुड़ा हुआ ये शब्दार्थ मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे दल का समूह, अतिथि मेहमान, भवन इमारत, उपवन बाग बगीचा, बीचों बीच यानी मध्य, बरामदा यानी वरांडा। ये है कुछ कठिन शब्द जो इस पद्यांश में आए हुए थे। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। अर्थात बच्चों, यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के बीचों बीच, यानी वहाँ पर उस बगीचे में बहुत सारे अशोक के वृक्ष थे और उन अशोक के वृक्ष के बीचों बीच यह अतिथि भवन बनाया गया था। और यह अतिथि भवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह बहुत ही सुंदर थी, बड़ी थी, अच्छी इमारत थी। लेखक कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की जो मंजिल थी, मंजिल यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसी तरह यहाँ पर जो ऊपर की मंजिल थी, ऊपर की मंजिल में एक कमरे के अंदर लेखक और जो साहित्यिक दल थे के लोग थे, उनको वहाँ पर ठहराया गया था। कमरे के बाहर एक विस्तृत व बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें यह बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। अर्थात बच्चों, जिस कमरे में लेखक और साहित्यिक दल के सदस्यों को ठहराया गया था, उसके सामने एक बरामदा था और बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देता था। बकुल यानी मौलसिरी, यह एक वृक्ष का नाम है। तो वहाँ पे बहुत सारे बकुल के वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन यानी जिस दिन लेखक पहुँचे उसके दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह सुबह ही उन्हें संदेश दिया गया, यानी मैसेज दिया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जो कार्यक्रम यानी जो समारोह होने वाला था वह नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टरों ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अर्थात बच्चों, जब कार्यक्रम नहीं होने की सूचना लेखक को मिली तब वो निराश हो गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब लेखक को पता चला कि डॉक्टरों ने 15 मिनट का समय दिया है और इस 15 मिनट में वे संक्षिप्त यानी छोटी सी वार्तालाप यानी बातचीत कर सकते हैं और गुरुदेव के दर्शन भी कर सकते हैं, तब लेखक के खुशी का ठिकाना न रहा। यानी वो बहुत खुश हुए और वो बेसब्री यानी खुद को न रोक पाना, यानी इतने खुश हो गए कि वो उस क्षण का इंतजार करने लगे कि कब गुरुदेव के दर्शन होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे प्रातःकाल, सुबह, बैठक, गोष्ठी, वार्तालाप, संक्षिप्त, छोटा सा, संक्षेप, बेसब्री यानी खुद को रोक न पाना, इंतजार, प्रतीक्षा। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। अर्थात बच्चों, मध्याह्न यानी दोपहर के बाद। तब गुरुदेव ने ऐसा सोचा था, यानी उनकी धारणा ऐसी थी, उनकी सोच ऐसी थी कि 2-4 आदमी मिलने आए होंगे। लेकिन जब उन्होंने 14 जनों का दल देखा तब वह मजाक में बोल पड़े कि अब मेरी क्षमता यानी मेरी कैपेसिटी यानी इतनी नहीं है कि मैं दरबार लगा सकूं, यानी इस तरह लोगों को बैठाकर उनको बता सकूं, ज्ञान दे सकूं। तब उन्होंने आगे कहा कि
इस मकान में जगह की कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुई, अर्थात गुरुदेव का परिचय दिया गया। फिर उसके बाद जो है बातचीत की शुरुआत हुई। शब्दार्थ: जन, लोक, कार्यक्रम, समारोह। दर्जन यानी 12 वस्तुओं का समूह। वृक्ष, पेड़। सघन यानी घना। तो बच्चों, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य में। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे भिखारन भी एक उनकी अमर कहानी है। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अर्थात बच्चों जब वार्तालाप शुरू हुई तब गुरुदेव ने शुरुआत की। तब उन्होंने क्या कहा कि अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था, अर्थात 50 बरस पहले, 50 साल पहले की बात बता रहे हैं। और जब गुरुदेव ने कहानी लिखना शुरू किया था तब इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था, यानी कि उनको पूरा ज्ञान नहीं था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन, यानी जो कहानियाँ उन्होंने शुरुआत में लिखी उस समय उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में ही लिखा था। संसर्ग यानी मनोवृत्ति, संगति, यानी किस चीज़ पर लिखा था? ग्रामीण जीवन पर। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी, यानी उन्होंने सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा? बांग्ला भाषा में। और बांग्ला भाषा में इसका कहीं भी नामो निशान नहीं था, यानी ग्रामीण जीवन के बारे में कोई नहीं लिखता था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे, यानी उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी वह ग्रामीण जीवन पर ही लिखा। इन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती हैं, यानी उनकी कहानियों में जो भी मुद्दा होता था, जो भी चीज़ वो लिखते थे वह सभी को पसंद आती थी पूरे देश में। क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर एक जैसा ही होता है, यानी जो मनुष्य का स्वभाव होता है, जो उनका व्यवहार होता है, वह पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। शब्दार्थ: विस्तृत, बड़ा, विशाल। बकुल, मौलसरी वृक्ष का नाम है। तथापि यानी फिर भी। क्षण, पल। धारणा, अपेक्षा, अंदाजा। मध्याह्न, दोपहर। क्षमता, सामर्थ्य। क्षेत्र, विभाग। ये जो है महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। कठिन शब्द। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। अर्थात जब वार्तालाप हो रही थी, जब चर्चा हो रही थी, तो उस समय गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक गए और अचानक से लेखक के मुंह से यह शब्द निकल पड़ा कि गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि काबुली वाला जो कहानी आपने लिखी है उसका विचार आपके मन में कैसे आया? और ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, यानी प्रचलित हुई कि आज सभी भाषाओं में बच्चे इस कहानी को पढ़ते हैं और उन्हें बहुत ही प्यारी लगती है। इस प्रकार चर्चा करते समय गुरुदेव ने काबुली वाले के बारे में भी बताया। गुरुदेव बोले कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। अर्थात काबुली वाले के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पूरी बात बताई कि किस तरह मेरे मन में काबुली वाले की कल्पना उभरी और किस तरह उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि काबुली वाले की भी एक बेटी होगी और उसकी याद भी काबुली वाले को आती होगी। इस तरह सोचते हुए उन्होंने चर्चा में काबुली वाले के बारे में बताया। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य यानी वैचारिक चर्चा। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा,
जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अर्थात बच्चों, लेखक के साथ साथ साहित्यिक दल के लोगों को भी यह आश्चर्य होने लगा था कि 15 मिनट के बजाय गुरुदेव 40 मिनट दे चुके थे लोगों को। और अचानक से वो उठे और चल पड़े। जाते जाते बस उन्होंने यही कहा कि जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, यानी कि वह बात सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्वयं गुरुदेव भी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनमें आनंद आता था। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। अर्थात बच्चों, चर्चा खत्म होते समय सभी लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और विदाई ली। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए और इस चर्चा के बाद लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो कितने खुश हैं, वो कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं। और यह खुशी और दुगना बढ़ गई जब उन्हें यह पता चला कि वो उसी कमरे में ठहरे हैं, उसी कमरे में उनको रहने को मिला है जिस कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके हैं। और यह सुनकर लेखक बहुत खुश हुए। तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। हाँ बच्चों, गीतांजलि को ही नोबेल पुरस्कार मिला है और गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है। और यह सोच सोच कर लेखक बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे, वो बहुत ही भावुक हो रहे थे कि मैं उसी कमरे में रुका हुआ हूँ। यह मेरा नसीब है कि मुझे वही कमरा रहने को मिला है जहाँ पर गीतांजलि की रचना की गई थी। अब हम स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। नंबर 1, अतिथि भवन की इमारत। यानी बच्चों, अतिथि भवन की इमारत कैसी थी? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी। यह 3 कारण जो है आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिएगा। परिच्छेद में आए वृक्षों के नाम, यानी परिच्छेद में कौन कौन से वृक्षों के नाम आए हुए हैं? पहला अशोक और दूसरा बकुल, यानी ये 2 वृक्षों के नाम हमारे पाठ में दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कृतियों को पूर्ण कीजिएगा। गुरुदेव की कहानियों की खासियत, यानी गुरुदेव की कहानियों की क्या विशेषता थी? पहला, ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन। दूसरा, संसार के सभी लोगों को पसंद आने वाली। तीसरा, ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन। ये 3 कारण जो है यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखो। नंबर 1, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? कहाँ होने वाला था बच्चों? शांति निकेतन में। नंबर 2, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? किसकी? ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। नंबर 3, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया था? बताओ बच्चों, किस कहानी का? काबुली वाला, इस कहानी का उल्लेख किया गया था। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? क्यों हुए थे बच्चों? लेखक आनंद विभोर क्यों हुए थे? क्योंकि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि जिस कमरे में रची गई उस कमरे में उन्हें ठहराया गया था, उनको ठहरने का सौभाग्य मिला था, इसलिए वे आनंद विभोर हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? नंबर 1, इस मकान में जगह की कमी है। किसने कहा?
इस मकान में जगह की कमी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्यिक दल के सदस्यों से कहा। नंबर 2, मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, यह किसने कहा? यह भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने साहित्यिक दल के सदस्यों से कहा। नंबर 3, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, यह किससे कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्यिक दल के सदस्यों से कहा। नंबर 4, हम सब उससे बहुत ही परिचित हो गए थे, यह भी किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्यिक दल से ही कहा। नंबर 5, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया, यह किसने कहा? यह लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर से कहा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में लिखो। नंबर 1, अतिथि भवन का वर्णन कीजिए। अर्थात बच्चों, अतिथि भवन जहाँ मेहमानों को रखा गया था उसके बारे में आपको लिखना है कि शांति निकेतन का अतिथि भवन बहुत ही सुंदर है, अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच है और इसकी इमारत बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी है। ऊपर की मंजिल पर बने कमरों की खिड़की जिस ओर खुलती है वहाँ से सघन बकुल के वृक्ष दिखाई देते हैं। गुरुदेव भी कभी वहाँ रहे थे और गीतांजलि का अधिकांश लेखन इसी इमारत के एक कमरे में हुआ जहाँ सौभाग्य से लेखक के ठहरने का बंदोबस्त था। इस तरह आपको लिखना है। नंबर 2, लेखक का अहोभाग्य क्या था? अर्थात बच्चों, अब आपको बताना है कि लेखक का अहोभाग्य क्या है। लेखक का अहोभाग्य यह है कि अतिथि भवन के जिस कमरे में वह ठहरे थे उसमें काफ़ी समय तक गुरुदेव रह चुके थे। गीतांजलि का अधिकांश भाग गुरुदेव ने उसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। लेखक उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इसलिए लेखक भाव विभोर हो उठे थे और अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे थे। इस तरह आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।